डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है, बार बार जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वागत है आप सभी का हमारे स्कूल एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म तक। तो मैं आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। आज हम रसायन विज्ञान के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विज्ञान क्या होता है, तभी तो हम ये जानेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान के बारे में हम देख लेते हैं कि विज्ञान का आखिरकार मतलब क्या होता है। ये देखिए, विज्ञान का मतलब होता है अगर हमें किसी भी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना है, लेकिन वो जानकारी या तो हम अनुसंधान के बेसिस पर करें या फिर किसी चीज को गौर से देखने पर करें। जैसे कि पहले इंद्र देवता की पूजा की जाती थी, क्यों? क्योंकि बारिश करवाना है, फसल की जो हमारी फसल है उसकी सिंचाई के लिए हमें क्या करना है, बारिश की जरूरत होती थी। तो बारिश के लिए हमें इंद्र देवता की पूजा करवाना होती थी। लेकिन धीरे धीरे भूगोल नाम का जो विषय है उसमें हमने क्या देखा कि भाप बनती है। जो हमारा पानी होता है, जो हमारे महासागर होते हैं, सागर होते हैं, भाप बनती है पहले। जो हमारी हवा है, हवा में क्या होता है, पानी के कुछ कण मौजूद होते हैं और उसकी वजह से सनलाइट आती है महासागर पर। महासागर का जो पानी है वो वाष्पीकरण के दौरान वाष्प के फॉर्म में ऊपर ऊपर उठता है, वाष्प के रूप में ऊपर ऊपर जाता है। वहां पर बादल बनते हैं और बादल के बाद क्या होता है, हमारी जो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण है वो बादल को मजबूर कर देता है कि जो भाप है वो किस में बदल जाए, बूंद में बदल जाए। और उसके बाद हमारा होता है, हमें बारिश देखने को मिलती है। तो पहले हम क्या सोचते थे, इंद्र देवता पूजा करेंगे, इंद्र देवता की पूजा करेंगे तो बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना पड़ेगा, मानसूनी हवाएं चलती हैं, उनकी वजह से जो वाष्पीकरण की एक प्रोसेस होती है उसके थ्रू बादल बनते हैं। और बादल बनने के बाद वो बादल जब भारी हो जाते हैं तो अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उन्हें नीचे खींच लेता है। और वो जो भाप है, जो वाष्पीकरण के दौरान जो बादल बने थे वो बादल बूंद बूंद करके हमारे खेतों में पानी देते हैं और पानी के फॉर्म में मिलता है हमें, बारिश के फॉर्म में पानी मिलता है। और क्या होता है, हमारी फसल हरी भरी खेतों में फसल लहलहाती हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले हमने विज्ञान का मतलब जान लिया। किसी भी चीज के बारे में अगर हमें जानकारी हासिल करना है और वो जानकारी हमें किसी भी चीज को गौर से देखना पड़ेगा तब हमें जानकारी हासिल होगी। तो हमने देख लिया कि भाई बादल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बादल कैसे बनते हैं, वाष्पीकरण होता है, फिर गुरुत्वाकर्षण उन बादलों को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए वाष्प जो है वो बूंदों में परिवर्तित होकर हमारी धरती पर फसलों में, हमारे खेतों में लहलहाती फसलें आती हैं। क्यों? क्योंकि बारिश अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये था हमारा विज्ञान का मतलब। दूसरा विज्ञान का मतलब हम देख लेते हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा, हमें मुझे अगर मान लीजिए आप तक कोई अपना मैसेज पहुंचाना है, कोई संदेश मैं पहुंचाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती थी, एक खत लिखती थी, खत को कबूतर के पंजे पर लगाती थी और कबूतर को बड़ी खुले आसमान में उड़ा दिया करती थी, तो मेरा संदेश आप तक पहुंच जाया करता था। ये आज से 1-2 हजार साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डाकघर का, हमारे मन में डाकघर का ख्याल आया कि जो डाकिया होता है वो मेरे खत को आप तक पहुंचा दिया करता था। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्या कम समय में मैं आप तक मेरा संदेश पहुंचा सकती हूँ। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया टेलीफोन का, कि यहाँ से बैठे बैठे एक तार होगा, टेलीफोन होगा, टेलीफोन के माध्यम से मैं आप तक अपनी बात पहुंचा सकती हूँ। लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा समय लगता था और वो तार के माध्यम से वार्तालाप करना काफी मुश्किल होता था। इस वजह से उसके बाद किस चीज का आविष्कार होता है, बिना तार वाले मोबाइल फोन का, जिससे आप और मैं बात करते हैं। और दूसरा हमारे कंप्यूटर का आविष्कार होता है और काफी सारे कैमरास का आविष्कार हुआ, जिस वजह से आप मुझसे ना जाने कितनी दूर होंगे, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूरी पर बैठे होंगे, लेकिन आप मेरी क्लास ले सकते हैं और मैं आपको अपने ज्ञान का कुछ हिस्सा दे पा रही हूँ। तो ये किसके उस हेल्प से हो पाया, किसकी मदद से हो पाया, साइंस की मदद से। क्यों? क्योंकि पहले मुझे कबूतर के पंजे पर अपना खत लिख के पहुंचाना होता था, काफी ज्यादा समय हो जाता था। आज मैं अपनी बात
500 किलोमीटर दूर बैठे बच्चे को भी बता सकती हूँ और मैं उनसे भी कुछ सीख सकती हूँ, उन्हें भी कुछ सिखा सकती हूँ। ठीक है, तो विज्ञान का मतलब आपको समझ में आ गया। किसी भी चीज के बारे में अगर मैं जानना चाहती हूँ तो या तो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी, कुछ अनुसंधान करूंगी, या फिर किसी भी चीज को गौर से देखूंगी। जैसे कि मैंने बारिश को देखा कि बारिश इंद्र देवता की पूजा करने से नहीं होती। बारिश कैसे होती है? जब गर्म हवाएं अपने साथ पानी की भाप को लेकर उठती हैं, ऊपर बादल बनते हैं, और बादल जब भारी हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो वही जो वाष्प है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में परिवर्तित हो जाती है? हमारी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, और बादल भारी हो जाते हैं। उस वजह से जो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, वो हमें बूंदों के फॉर्म में बारिश देखने को मिलती है। तो विज्ञान के अंतर्गत हम 3 महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई करते हैं, जिसमें से पहला हमारा सब्जेक्ट होता है, ये देखिए, सबसे पहले मैं विज्ञान के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि विज्ञान का मतलब क्या होगा। किसी भी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना, या तो अनुसंधान के बेसिस पर, अनुसंधान के आधार पर, या फिर किसी भी चीज को गौर से देखने के आधार पर। विज्ञान के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण 3 विषयों की पढ़ाई करते हैं। उसमें से पहला हमारा होता है जीव विज्ञान। पहला हमारा पढ़ाई का जरिया होता है जीव विज्ञान। ये देखिए, सबसे पहले हम जीव विज्ञान के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, विज्ञान के बारे में हमने पढ़ लिया। अब विज्ञान के अंतर्गत हम 3 विषयों की जानकारी हासिल करेंगे। उसमें से जो पहला हमारा विषय है वो होगा जीव विज्ञान। ये देखिए, पहला हमारा विषय होगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। जीव का मतलब क्या होगा? जीव का मतलब होता है यहाँ पर जीवन से। जिस भी चीज के अंदर जीवन है उसे क्या बोलेंगे? वो जीवित प्राणी है, जीवित है। विज्ञान का मतलब होगा उस चीज की पढ़ाई करना या फिर उस चीज का अध्ययन करना। तो जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे? जीवन की पढ़ाई करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में भी जान होती है, इंसानों के अंदर भी जान होती है, जानवरों के अंदर भी जान होती है। तो अगर जीवित इंसानों की या जीवित पेड़ पौधों की पढ़ाई करनी है तो हम क्या बोलेंगे? जीवित पेड़ पौधों की पढ़ाई करनी है या फिर जीवित इंसान की पढ़ाई करनी है तो उसे बोलेंगे जीव विज्ञान विषय। दूसरा हमारा विषय आता है, सेकंड हमारा विषय है भौतिकी। भौतिकी में हम क्या पढ़ते हैं? भौतिकी नामक सब विषय में हम पढ़ाई करेंगे किसी भी चीज की बाहरी विशेषताओं के बारे में। मान लीजिए सूरज है, सूरज आपने देखा होगा, सूरज से एक सफेद कलर की किरण आती हुई दिखाई देती है। उस किरण में कितने कलर्स प्रेजेंट होते हैं? टोटल 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। उस सन से आने वाली लाइट में हमारे पास कितने कलर प्रेजेंट होते हैं? 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। उन 7 कलर्स के बारे में, ये देखिए, ये हमारा सूरज है, सूरज में कितने रंग मौजूद होते हैं? 7 रंग मौजूद होते हैं। उन 7 रंगों के बारे में, नारंगी, लाल, पीला, हरा, ये सारे रंग हमारे सन की जो लाइट होती है, सूरज की जो रोशनी होती है, उसमें 7 रंग मौजूद होते हैं। उन 7 रंग के बारे में हमें पता करना है तो हम कौन सा विषय पढ़ेंगे? भौतिकी नामक विषय पढ़ेंगे। लेकिन अगर मुझे ये पता करना है कि वो सूरज बना कैसे होगा, हाइड्रोजन और हीलियम परमाणुओं का नाम आपने सुना होगा। तो जब हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलते हैं तब हीलियम एटम या हीलियम परमाणु का आविष्कार होता है। ऐसे ही हमारा सूरज बना होता है। तो अगर बाहरी विशेषताओं की बात करनी है तो हम भौतिकी नामक सब विषय में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें किसी भी पदार्थ की आंतरिक विशेषताओं के बारे में अगर पढ़ना है तो हम उसे बोलेंगे रसायन विज्ञान विषय। रसायन विज्ञान विषय में हम किसी भी चीज की आंतरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान
रसायन विज्ञान जो होता है उसमें पहले हम पढ़ते हैं परमाणु के बारे में, कि जैसे हमारा पानी है, बर्फ हम सब ने देखी होगी, जैसे ही हमने फ्रिज में गर्मियों में बर्फ जमाने के लिए रखते हैं तो वो बर्फ भी क्या है, पानी है। उसके बाद हम सागर में नदियों का पानी देखते हैं, वो भी क्या है, एक पानी ही है। लेकिन जैसे ही हम उस पानी को उबालना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो वाष्पीकरण होता है और भाप बनना स्टार्ट होती है, वो भी क्या था, हमारा पानी था। लेकिन एक पानी आपने देखा बर्फ के रूप में, दूसरा पानी आपने देखा बूंदों के रूप में, और तीसरा पानी आपने देखा भाप के रूप में। तो कैसे एक ही प्रकार का पानी पहले बर्फ बना, फिर वो महासागर में या फिर बूंदों के रूप में हमें देखने को मिला, और दूसरा कैसे वो वाष्प बन गया। इन तीनों चीजों के बारे में भी हम कौन से विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप लोगों ने राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना होगा। सती प्रथा नाम की एक प्रथा प्रचलित थी हमारे भारतीय समाज में। एक कुप्रथा हुआ करती थी सती प्रथा, जिसमें अगर एक जो पति होता था उसकी मृत्यु हो जाती थी, उसके देहांत के बाद पत्नी को भी जला दिया जाता था। राजा राम मोहन रॉय के परिवार में भी एक उनकी महिला थी, उनके साथ सती प्रथा को अंजाम दिया गया। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर हम क्या करेंगे, इस सती कुप्रथा को बंद करवाएंगे। तो उनके मन में भी क्या था, एक प्रश्न उठा कि क्या किसी का जीवन अंत हो गया है, किसी का देहांत हो गया है, तो किसी दूसरे की भी हम जान ले सकते हैं, क्या ये अधिकार हमें है? तो राजा राम मोहन रॉय ने बोला नहीं, आप किसी की जिंदगी के बदले किसी और की जिंदगी नहीं कुर्बान कर सकते। इसलिए उनके मन में भी एक प्रश्न आया, और उन्होंने बाद में चल के, आपको पता है, सती जो कुप्रथा है वो समाप्त कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके मन में भी एक प्रश्न आया था। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, विज्ञान का ही एक उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में क्वेश्चन आया, तब जाके जो कुप्रथा थी उसका समापन हो पाया। हमारे रसायन विज्ञान में 100 नंबर का आपका जो पूरा पेपर होगा, उसमें से 30 नंबर आपको दिए जाएंगे। 30 नंबर आपको दिए जाएंगे, वो होंगे आपके प्रैक्टिकल के, जो लाइव प्रैक्टिकल यहाँ भी कराए जाएंगे, लाइव प्रैक्टिकल यहाँ भी कराए जाएंगे। देखिए 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा, उसमें आपको लिखित पेपर होगा, 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, 30 नंबर आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिकल के, 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उत्तर लिखना है। 30 नंबर आपको किस चीज के दिए जाएंगे, जो आपके प्रैक्टिकल होंगे उस चीज के 30 नंबर आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिकल के। अब देखिए 70 नंबर के लिए हमें जो पढ़ाई करना है, 70 नंबर के लिए जो हमारा पाठ्यक्रम है रसायन विज्ञान का, उसे हम देख लेते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं के बारे में हमें पढ़ना है। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं कौन सी? रसायन विज्ञान का महत्व। अब देखिए रसायन विज्ञान का महत्व बताइए। पाचन क्रिया में, पाचन तंत्र में, पाचन क्रिया के दौरान हम क्या करते हैं, किस चीज की हमें जरूरत पड़ती है? हमारी हवा में काफी सारी गैस मौजूद है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का आपने नाम सुना होगा। तो हवा जब हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो काफी सारी गैसेस मौजूद होती हैं, लेकिन हम किसका यूज करते हैं? केवल और केवल ऑक्सीजन का। जो प्राणवायु होती है हमारी ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम करते हैं। और जो खाना है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और तब जाकर हमें ऊर्जा का अनुभव होता है, हमारी शरीर में ऊर्जा आती है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का महत्व किस चीज में देख लिया हमने? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का महत्व क्या है? हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और वहीं पेड़ पौधों की बात की जाए तो पेड़ पौधे किस गैस का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए? वो होती है हमारी CO2 गैस। CO2 गैस का इस्तेमाल कर कर जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो पत्तियों में खाना बनाते हैं। और यही होता है रसायन विज्ञान का महत्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उसके बाद हम देखते हैं पेट्रोल हमारी गाड़ी में। ऊर्जा के क्षेत्र में अगर देखें रसायन विज्ञान का महत्व तो होगा। गाड़ी और जो हमारे गाड़ी घोड़े होते हैं उनमें क्या होता है? पेट्रोल की आवश्यकता होती है। जो हमारी गाड़ियां होती हैं उनमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ईंधन का काम करता है कौन? पेट्रोल। और पेट्रोल को आप देखेंगे
उसमें काफी सारे हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। इनके बारे में हम आगे वाली कक्षाओं में बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, या फिर ऊर्जा के क्षेत्र में आपने किसका इस्तेमाल देख लिया, पेट्रोल का, यानी कि रसायन विज्ञान का इस्तेमाल हमने देख लिया। द्रव्य की प्रकृति, मैंने आपको क्या बताया, अभी वही पानी बर्फ के रूप में था, वही पानी बूंद के रूप में दिखा जब बारिश होती है, और वही पानी हमें गैस के वाष्प के रूप में दिखा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें, द्रव्य की प्रकृति क्या होगी, कैसे बर्फ पानी में बदल गई, पानी भाप में बदल गया, भाप फिर से पानी में बूंदों में बदल गई, और बूंदे फिर से बर्फ में बदल गई। ये सारी चीजें हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन एक वैज्ञानिक हुए हैं। उससे पहले हमारे यहाँ पे आचार्य कणाद नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी चीज जो इस दुनिया में बनी है वो एक छोटे से कण से बनी है जिसका नाम है परमाणु। मान लीजिए ये जो पेन है ये एक पदार्थ है, इसको मैं अगर तोड़ना चाहूं तो कितने टुकड़ों में तोड़ सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा 100 टुकड़ों में तोड़ पाऊंगी आपके हिसाब से। लेकिन मैं ऐसे तोड़ती जाऊं, एक वक्त ऐसा आएगा कि इसके इतने छोटे से कण को ना ही मैं देख पाऊंगी और ना ही बाकी हिस्सों में तोड़ पाऊंगी। तब बोलूंगी कि वो छोटा सा जो कण है वो मेरा क्या होगा, परमाणु होगा। क्यों? क्योंकि उस छोटे से कण को ही मिला मिलाकर एक पूरी की पूरी पेन तैयार हो गई है। ठीक है, मान लीजिए ये पेन थी, ये पेन प्लास्टिक से मिलकर बनी है, इस पेन को मैं तोड़ना चाहती हूँ, इसको काफी सारे हिस्सों में मैंने तोड़ दिया, एक छोटा सा हिस्सा इसका बचा जिसको मैं और नहीं तोड़ पा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, वो जो आपका कण बचा उसे ही बोलेंगे परमाणु, और वही होगी सबसे मुख्य इकाई, प्रमुख इकाई किसी भी पेन की या किसी भी पदार्थ की, जिससे मिलकर वो पूरी की पूरी पेन तैयार हुई है। तो आचार्य कणाद जो थे उन्होंने परमाणु नाम के शब्द को पहले ही ईजाद कर दिया था। और आपने सुश्रुत नाम के ऋषि के बारे में भी सुना होगा। सुश्रुत ऋषि जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल घोड़े के बाल से और हाथी के दांत से नाक की सर्जरी को अंजाम दे दिया था। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास भले ही बड़े बड़े औजार नहीं है ऑपरेशन के लिए, लेकिन उन्होंने नाक की सर्जरी की थी, नाक का ऑपरेशन किया था। किस चीज से? घोड़े के बाल और हाथी के दांत से। ठीक है, तो उन्हें फादर ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी जो होती है ऑपरेशन का जनक कहा जाता है किसे? सुश्रुत ऋषि को। ऐसे ही हमारे महान ऋषि हुए हैं पहले के जमाने में। उन्होंने क्या किया, अभी तो डॉक्टर के पास जाते हो आप, आपको कोई बीमारी होती है या फिर आपको कोई चीज की जरूरत होती है दवाइयों की, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। पहले डॉक्टर हुआ नहीं करते थे, तो लोगों ने क्या किया, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उनकी मदद लेते थे। हल्दी हुई, तुलसी हुई, इन सब की मदद से वो अपने बीमारियों को दूर करते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने क्या किया, जो हमारे मृत शरीर होता था, किसी की मृत शरीर को उन्होंने पानी में गलाकर रख दिया। जैसे ही पानी से उस शरीर को बाहर निकाला, उन्होंने ब्रश से क्या किया, उसकी जो खाल थी उसे हटा दिया, और किडनी, लीवर और जो नर्वस सिस्टम है या फिर जो दिमाग है उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया। तो ये सारी चीजें उन्होंने कौन से सब्जेक्ट में की थी, कौन से विषय की पढ़ाई में की थी? विज्ञान विषय। तो पहला जो हमारी इकाई है रसायन विज्ञान की, वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें मैंने आपको परमाणु सिद्धांत और द्रव्य की प्रकृति के बारे में बता दिया है। दूसरा हमारी इकाई है परमाणु की संरचना। आपने सूरज और उसके चारों तरफ घूमते हुए ग्रहों के बारे में देखा होगा। तो जैसे सूरज के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे ही जो परमाणु होता है उसके बीच में उसकी एक नाभि होती है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो दूसरी जो इकाई है हमारी, उसमें हम क्या देखेंगे, परमाणु की संरचना के बारे में देखेंगे। काफी सारे मॉडल, परमाणु मॉडल्स के बारे में हम देखेंगे। आपने तरबूज खाया होगा, तो एक जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला कि जो परमाणु है वो कैसा दिखाई देता है, जैसे तरबूज है तो तरबूज को उन्होंने मान लिया कि ये पूरा परमाणु है, और उस तरबूज के बीज को उन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सारे के सारे मॉडल्स
परमाणु संरचना के सारे मॉडल्स के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, हमारी सेकंड नंबर की इकाई में, सेकंड इकाई में, दूसरे नंबर की इकाई में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण हम अपनी तीसरे नंबर की इकाई में देखेंगे। हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे 100 से ज्यादा पदार्थ या फिर 100 से ज्यादा तत्वों का वर्गीकरण हमारी थर्ड नंबर की तीसरी इकाई में दिया हुआ है। उसके बाद रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं या फिर रासायनिक आबंधन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन सब के बारे में हम अपने चौथी इकाई में देखेंगे। ये देखिए, आबंध प्राचल, आयोनिक या वैद्युत संयोजी आबंध, इन सारे बॉन्ड्स के बारे में हम चौथे नंबर की इकाई में देखने वाले हैं। मैंने आपको बताया जैसे हमारा सूरज बीच में मौजूद होता है और उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, उसी तरीके से एटम का भी मॉडल, परमाणु मॉडल होता है। उस परमाणु मॉडल में भी क्या होता है, बीच में उसकी नाभि उपस्थित होती है और आसपास कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद हमारी पांचवें नंबर की इकाई है ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपने कुल्फी जमाते हुए जो हमारे कुल्फी वाले भैया होते हैं उन्हें देखा होगा, वो जब कुल्फी जमाते हैं तो वो बर्फ के साथ नमक भी डालकर रखते हैं उस कुल्फी वाले बर्तन में, जिससे कि उनकी कुल्फी जल्दी जम जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती। अगर अंदर की ऊष्मा बाहर चली गई तो उनकी कुल्फी जम नहीं पाएगी, वैसे ही पिघली रह जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी जो दुकान होती है वहां पर स्टील के बर्तन को पूरी तरीके से कवर करके रखते हैं और उसमें कुल्फी का बर्तन, साथ में आसपास बर्फ और बर्फ के ऊपर नमक डालकर रखते हैं ताकि उनकी कुल्फी जमने में ज्यादा समय ना लगे, उनकी कुल्फी जमने में ज्यादा समय ना लगे। तो ये हमने रासायनिक विज्ञान के अपने डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी एग्जाम्पल उदाहरण हो सकते थे वो देख लिए हैं। बाकी की इकाई मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। पाठ्यक्रम के जो हम अवलोकन करेंगे, पाठ्यक्रम अवलोकन की अगली कक्षा में मैं आपको नेक्स्ट 3 इकाइयों के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ अपनी नई कक्षा में। धन्यवाद।